हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पर। मेरा नाम है चारू गुप्ता और टॉपिक हमारा चल रहा है प्रस्तावना भारतीय संविधान की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से। लास्ट क्लास हमारी थोड़ी सी ग्लिच आ गया था, इस वजह से बीच में ही अब्रप्टली कट हो गई थी। वहीं से शुरुआत करेंगे। आई होप सभी ने वो लास्ट वाले सेशंस अच्छे से देखे हैं। लास्ट जो टॉपिक हमने छोड़ा था वो था क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है या नहीं। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन क्लास बीच में ही एंड हो गई थी। उसी टॉपिक से क्लास को यहाँ पे शुरू करेंगे और इस क्लास में प्रस्तावना वाले टॉपिक को क्या करेंगे, हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिकैप लेकर क्लास को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम हर क्लास के अंदर करते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एक और चीज ध्यान रखना कि कल जो क्लास अब्रप्टली एंड हो गई थी, उसकी वजह से जो कल की क्लास में हमने नोट्स हाथ से लिखे थे, है ना, हमने गणराज्य की परिभाषा लिखी थी, हमने समाजवाद की परिभाषा लिखी थी, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है, सारा हमने लिख लिख के जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं वैसे हमने पढ़ा था। लेकिन वो लिखा हुआ चीज सेव नहीं हो पाया ड्यू टू सम ग्लिच। पावर कट हो गया था मे बी, इस वजह से वो सेफ नहीं हो पाया चीजें। तो आपको क्या करना है, उसकी वो लिखे हुए की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो यहाँ पे पीपीटी बनी हुई है उसमें सेम ही चीजें लिखी गई है, या तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपने जो क्लास ली है क्लास में से नोट्स बना सकते हो, यदि कोई स्टूडेंट नोट बना रहा है तो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मुझे आपकी क्लियर करनी थी, क्योंकि जब आपके पास पीडीएफ आएगी टेलीग्राम चैनल पे से, तो उसमें आपको वो लिखी हुई चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो लिखी हुई चीजें गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप वापस से वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ना शुरू किया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, पहले पेज पर हमें देखने को मिलता है। प्रस्तावना देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि संविधान किस तरीके का होगा। ठीक है, संविधान बनाने के पीछे क्या मंशा रही है, संविधान बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य रहा है, ये सारी चीजें हमें प्रस्तावना से पता चलती है। प्रस्तावना का यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि बात करें, तो इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहली, प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तीसरा, भारतीय संदर्भ में बात करें तो प्रस्तावना का जो विचार है 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में, उससे प्रस्तावना का विचार निकल कर आता है, याद रखना है। ठीक है, 3 चीजें हमने ये पढ़ ली। उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट किया गया है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि पूरा संविधान बदला जा सकता है। जितना भी हमारी पूरी संविधान की बुक है 251 पेजों की, उसमें कहीं पे भी बदलाव किया जा सकता है समय के अनुसार, क्योंकि संविधान कब बना था, 1949 में बन के तैयार हुआ था, 1950 में इंप्लीमेंट हुआ था, एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक कितना टाइम निकल गया, 2025 चल रहा है। तो तब के समय में और अब के समय में बहुत डिफरेंस है। तो समय के अनुसार हमें संविधान को बदलने की जरूरत होती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक मृत दस्तावेज नहीं है, जिसमें हम क्या है कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार बन गया सो बन गया। समय के अनुसार इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और जो चेंजेस संविधान के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ऐसा ही एक संशोधन 1976 में हुआ था, 42वें नंबर का संविधान में चेंज किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके द्वारा संविधान में परिवर्तन किया गया और प्रस्तावना को बदला गया। 3 वर्ड्स ऐड किए गए, SIS, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। ये 3 वर्ड्स मौलिक प्रस्तावना के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। ओरिजिनल प्रस्तावना जो 1949 में बनाई गई थी, ठीक है, याद है ना, प्रस्तावना में डेट क्या लिखी गई है, 1949। 1949 वाले दिन जो प्रस्तावना हमने स्वीकार की थी, उस दिन ये 3 शब्द हमें देखने को नहीं मिलेंगे। 1950 से 1949, 50 से लेकर 1976 तक ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं थे, 1976 के बाद से ऐड किए गए हैं, याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रस्तावना हमने देखी ना, यहाँ पे जो प्रस्तावना है उसमें से इन वर्ड्स को हाईलाइट करो। इस प्रस्तावना में क्या करो, ये जो हमारे अमेंडमेंट वाले वर्ड है ना, ये अभी इसमें ऐड नहीं होगा, अमेंडमेंट वाले वर्ड्स हाईलाइट करो कौन कौन से हैं। देखो, पहला ये वर्ड हो गया सोशलिस्ट। ठीक है, क्या वर्ड है, सोशलिस्ट। दूसरा क्या है, सेक्युलर।
सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी आपको नीचे मिलेगा। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाला बंधुत्व। तो अखंडता शब्द हमने यहाँ पे देखा था। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटेग्रिटी वर्ड एक ये रहा। तो ये 3 शब्द हमने बाद में ऐड किए हैं। पूरी प्रस्तावना में पहले ये 3 शब्द नहीं थे, याद रखना है। 1949 में ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे, 1976 से लगाए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, इसलिए इसको इतना एम्फोसिस किया जा रहा है। आगे प्रस्तावना का बेसिक टेस्ट हो गया। बाकी शाब्दिक अर्थ हमने देखने हैं। हम भारत के लोग क्या शो करता है, हम भारत के लोग शो करता है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है और संप्रभुता किसके हाथों में निहित है? लोगों के हाथों में निहित है। फाइनल अथॉरिटी, अधिकारों का स्रोत जनता है भारत की। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र है। कोई भी बाह्य ताकत या फिर आंतरिक ताकत उस पर दबाव नहीं बना सकती। सारे डिसीजंस जो लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे? राष्ट्रीय हित में लिए जाएंगे। बिना राष्ट्रीय हित के कोई डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद जो भी चीजें हमने पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी कल वाली क्लास में जो हमने देखी थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारी चीजें गायब हो चुकी है। तो आपको कल वाली क्लास में से जाकर देखना है। मैं यहाँ पे आपको वैसे ही बता देती हूँ। समाजवादी के अंदर हमने 2 चीजें देखी थी। एक तो समाजवाद और पूंजीवाद में डिफरेंस देखा था। समाजवाद जहाँ पे उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का हक ज्यादा होता है, और पूंजीवाद जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का हक ज्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों इसमें बेसिक अंतर है। बाकी यदि भारतीय प्रस्तावना के समाजवाद की बात करें तो समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समाजवाद का मतलब क्या है? समाज में से अन्याय और असमानताओं को, विषमताओं को खत्म करना, समाज में समानता बरकरार रखना, समाज में न्याय की स्थापना करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। ठीक है, समाजवाद शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में वैसे, लेकिन समाजवाद का आशय है कि आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमताओं का क्या करना? अंत करना। सभी को बराबर बनाना है हमें, और विषमताएं क्या होनी चाहिए? हमारी समाप्त होनी चाहिए। और भारत का जो समाजवाद है कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। एक वर्ड ये हमने जो कल नहीं देखा था, याद रखना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और ये किससे मिलकर बना है? ये चीज मैंने आपको एक और बताई थी कि ये किससे मिलकर बना है। कैसा समाजवाद है हमारा? गांधीवादी विचारों से प्रभावित है। गांधीवादी, नेहरूवादी समाजवाद हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारतीय राज्य के लिए सभी धर्म एक समान होंगे। प्लस जितने भी लोग भारत में रहते हैं वो सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए फ्री हैं, मुक्त हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता पाई जाती है। इसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और ये शासन भी किस तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता खुद के ऊपर खुद रूल करती है, जो उनको अपने कानून बनाया गया है वो खुद के ऊपर खुद लागू करती है। यदि कुछ कानून बनाना है तो सब लोग आएंगे, मिलकर बैठेंगे, कानून बनाएंगे और खुद के ऊपर लागू कर लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है लोकतंत्र का? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में हम खुद के ऊपर खुद रूल नहीं करते, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र आज के टाइम पे बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे देशों की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई कि सभी लोगों का एक साथ बैठना मुमकिन नहीं है। क्या भारत के 140 करोड़ लोग एक साथ बैठकर कानून बना सकते हैं क्या खुद के ऊपर लागू करने के लिए? क्या लगता है बताओ? 140 करोड़ लोगों के बैठने की जगह आपको क्या लगता है भारत की संसद में है? कहाँ पे है? कैसे बैठ सकते हैं बताओ? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिबल ही नहीं है। इस वजह से हमें प्रतिनिधि लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ना पड़ा कि यदि पूरे देश में यदि एक व्यवस्था लागू करनी है, लोकतंत्र लागू करना है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की तरफ जाना होगा, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि उनकी हमारी तरफ से हमारे ऊपर क्या करेंगे? रूल करेंगे। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो अभी भी कुछ देश जैसे कि स्विट्जरलैंड में विद्यमान है। स्विट्जरलैंड में जैसे भारत में राज्य होते हैं वैसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन्स हैं, और कैंटन्स जो कुछ छोटे कैंटन हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, 2-4 हजार ही लोग हैं वहां पे, तो 2-4 हजार लोग तो कहीं पे भी इकट्ठा होकर अपने लिए कानून का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने लोकतंत्र का मतलब देखा। लोकतंत्र के बाद है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि जो हमारे राष्ट्र के प्रधान होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो क्या करेंगे? चुने जाएंगे, निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे।
तो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, भारत के राष्ट्र के प्रधान कौन है, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते, सब जानते हैं कि क्या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता है, बेटी राष्ट्रपति बनती है, नहीं बनती। निर्वाचन होता है राष्ट्रपति पद के लिए, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। चुनाव कैसे, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष नहीं होते, हर 18 साल का व्यक्ति वहां पे जाके वोट नहीं डालकर आता, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। हमारे द्वारा चुने गए लोग फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति वाले चैप्टर में अच्छे से और पढ़ेंगे। याद रखना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां पर चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं होते, वहां पर क्या पाया जाता है, गणराज्य उस देश को हम बोलते हैं, उस राज्य को हम गणराज्य बोलते हैं। तो भारत एक गणराज्य है। ब्रिटेन हमने डिस्कस किया था, ब्रिटेन को गणराज्य क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा या रानी है वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं, और राजा या रानी वंशानुगत होते हैं, चुने नहीं जाते। ठीक है, ये वर्ड्स का मतलब डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भारत जो संविधान के उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इन चारों का मतलब देखा था हमने। न्याय कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है, ये हमने डिस्कस किया था। समाज में सभी लोगों को बराबर से हिस्सेदारी मिले, ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। इकोनॉमिकली सभी को समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिले, वोट देने का सबको अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का सबको अधिकार हो। इस तरह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होता है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। इसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे किसमें दी गई है, प्रियम्बल में दी गई है। और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सभी को इक्वली हमें ट्रीट करना है, ऐसा नहीं है रिच और पुअर को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप का विकास करने की। इसके बाद बंधुता, एक प्रकार की जिसके अंदर 2 चीजें थी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। अखंडता वर्ड जो इसके अंदर है वो ऐड किया गया था 1976 में, ये भी याद रखना है। इसके बाद हमने डेट देखी थी 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। ये जो पूरी प्रस्तावना है इसके अंदर ये डेट लिखी गई है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2000 है। इस दिन हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। जितनी भी प्रियम्बल हमने लास्ट के 3 क्लास में पढ़ी है, उस प्रियम्बल का सारा निचोड़ मैंने आपको यहाँ तक 10 मिनट के अंदर अंदर बोल के बता दिया। आई थिंक 10 मिनट ही हुए हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इस तरीके से ही आपको चीजें याद करने हैं कि आप भी चीजों को इस तरीके से ही रिवाइज कर पाओ। आप बैठो तो आपके दिमाग में चीजें आए, इसलिए एक बार पढ़ो, पढ़ लिया आपने, याद कर लिया, फिर एक बार बुक बंद करो। बुक बंद करने के बाद अपने दिमाग में सोचो कि हमने क्या पढ़ा, तब आपको चीजें बहुत लॉन्ग रन के लिए याद रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने परसों एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो आपने आज पढ़ा और कर उलट के आ गए, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, उलटना। कि आज ऐसा आता है ना, एग्जाम है, हफ्ते भर बाद, हफ्ते भर पहले से बस पढ़ना शुरू किया, थोड़े बहुत चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मगअप किए, याद किए, और एग्जाम वाले दिन उलट के आ गए। एग्जाम के अगले ही दिन कोई एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले तो आपके दिमाग में नहीं है भाई कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो किसका नतीजा है, कुछ समय पहले ही रटने का, भरने का अपने अंदर, उसका नतीजा होता है कि हम जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ हमारे दिमाग से सारी चीजें वहीं की वहीं साफ हो जाती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता, आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार भी एग्जाम देने पड़ सकते हैं। एक ही एग्जाम नहीं, डिफरेंट भर्तियों के एग्जाम देने पड़ सकते हैं। तो आप अपने दिमाग को साफ करके नहीं आ सकते कि आपने एग्जाम दिया और अब आपके दिमाग से पॉलिटी साफ, ज्योग्राफी साफ, मैथ साफ, हिस्ट्री साफ, ठीक है, रीजनिंग साफ, ऐसा नहीं कर सकते। दिमाग में चीजें लंबे समय के लिए बनी रहे, 1-2-3 साल तक तो एटलीस्ट आपको इन चीजों को याद रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसको दिमाग में सोचो, बुक बंद करके। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा टाइम प्रूव्ड ये क्या है, क्या बोल सकते हो, इसका थ्योरी है। आपने एक बार कुछ चीज आधे घंटे के लिए याद की, 5 मिनट के लिए उसको बंद करके दिमाग में याद करो कि मैंने क्या याद किया। 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कितने पानी में हो आप। आपको चीजें यदि याद आ रही हैं, जो चीजें आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आई तो आप उसको उसी वक्त देख लो, हमेशा आपको याद रहेगा। मैं बता रही हूँ आपको, आजमा के देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भारतीय संविधान में अंगीकरण की तिथि हमने देख ली, आत्मार्पित करते हैं, यहां तक हमने देख लिया। टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था, जब हमारी क्लास बीच में एंड हो गई थी, वो टॉपिक ये था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोलने लगे थे कि जो प्रस्तावना है ना वो बाद में संविधान में डाली गई है,
पहले पूरा संविधान इनेक्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, और प्रस्तावना उसके बाद अडॉप्ट की गई, प्रस्तावना उसके बाद हमने स्वीकार की। तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान से अलग है। प्रस्तावना अलग से स्वीकार की गई थी, संविधान अलग से बना था, अलग से स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो ऐसी जब डिबेट उठने लगी तो केस कहाँ पे गया? सुप्रीम कोर्ट के पास गया। ऑब्वियसली कोर्ट के पास केस गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि यदि संविधान का अंग है तो इसको हम वैसे ही चेंज करेंगे, इसके साथ वैसे ही डील करेंगे, इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पूरा संविधान ट्रीट किया जाता है। और अगर तो ये संविधान का अंग नहीं है तो इसके लिए फिर अलग से चीजें लागू होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास चीजें गई और कोर्ट ने अलग अलग केसेस थे और अलग अलग केसेस में अलग अलग निर्णय अपने सुनाए। तो इन निर्णयों को हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? क्या संविधान का अंग है? ये हमारा था क्वेश्चन। इसको लेकर हम कहाँ गए? कोर्ट के पास गए, जिसमें कोर्ट ने पहला तो क्या है, कोर्ट में जैसे ही हम आएंगे तो हमें केसेस याद रखने पड़ेंगे। सबको पता है कोर्ट में केसेस आते हैं, ठीक है, हर केस का फिर अलग डिसीजन सुनाया जाता है। बेरूबारी संघ केस, या फिर सीधे इसको शॉर्ट में बेरूबारी केस ही याद रखो, जिसके नाम से फेमस है, बेरूबारी केस 1960। दूसरा क्या है हमारे पास? बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, बहुत फेमस, केशवानंद, बहुत ही काफी ज्यादा फेमस है केशवानंद भारती केस। और क्यों फेमस है इसको भी हम देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है? SR बोम्मई केस 1993, ठीक है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि टफ पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल इजी है। अभी देखो मैं बताती हूँ, आपको चीजें याद हो जाएंगी। SR बोम्मई केस और LIC इंडिया केस, ये कब आया? 1995। यदि बिल्कुल शॉर्ट में याद रखना है तो क्या याद रखना है? नहीं, हाँ, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो फिर इनको पढ़ो, ठीक है। 3 में हाँ, 1 में नहीं, ठीक है। पहली बार जब कोर्ट के पास ये केस गया 1960 में, तब कोर्ट ने क्या बोला कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग नहीं है, लेकिन ये लोगों को या फिर सरकार को गाइड करने का काम जरूर करती है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान को लोगों को या फिर हमारे जो सरकार है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको गाइड करने का काम जरूर करती है। प्रस्तावना एक अच्छी चीज है, इसको देखकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। इतना ही आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। याद रखना है, बेरूबारी केस। दूसरा ये पूछा जा सकता है, क्या बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया था? हाँ, नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब खुद ही के डिसीजन को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलट दिया गया। केशवानंद भारती केस 1973 में आया, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, संविधान की मूल संरचना, कि आप संविधान की सारी चीजों में परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन संविधान का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो संविधान की आत्मा आप कह सकते हो तरीके से, उस चीज को नहीं बदल सकते आप, क्योंकि यदि उस चीज को बदल दिया तो पूरा संविधान ही मान लो उलट पलट हो गया, ठीक है। इसलिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो आप चेंज नहीं करोगे, बाकी पूरा संविधान संसद के द्वारा बदला जा सकता है। ये बात किसमें कही गई थी? 1973 के केशवानंद भारती केस में। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है। इसी में केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने बोला कि आप जब सारी चीजें बदल सकते हो तो आप प्रस्तावना को भी बदल सकते हो, क्योंकि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, संविधान का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही SR बोम्मई केस में भी इसी बात को दोहराया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है,
और संविधान के आदर्शों को परिलक्षित करती है। सिमिलरली LIC इंडिया केस में भी प्रस्तावना को संविधान का इंटीग्रल पार्ट बताया गया। क्या बताया गया? इंटीग्रल पार्ट या फिर आंतरिक अंग, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। आंतरिक अंग या फिर आंतरिक भाग है जिसको अलग संविधान से नहीं माना जा सकता। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ के प्रस्तावना को इंटीग्रल पार्ट बता देते हैं। तो ये 4 केसेस हैं, ये 4 केसेस आपको याद रखने हैं। कौन से केस हाँ बताते हैं? एक ही केस है जो नहीं बताता है, बाकी केशवानंद भारती के बाद से जितने भी केस हैं उनमें सब में हाँ बोली गई है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास देखो मेजर पॉइंट्स तो यही थे। इसके बाद एक जो आपको याद रखना है वो चीज ये हो सकती है, ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, देख लो, प्रस्तावना संबंधी कुछ मुख्य कथन, ठीक है, कुछ मुख्य कथन, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले पढ़ो नाना पालखी वाला, दूसरा पढ़ो KM मुंशी, तीसरा पढ़ो अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर, और चौथा पढ़ो ठाकुरदास भार्गव। इतना भी पढ़ लोगे तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है ना उसको फिर किससे निकाल सकते हो? एलिमिनेशन टेक्निक से। ये 4 पढ़ लिए तो इनका चारों का स्टेटमेंट याद है, बाकी सब कई दिन नहीं याद भी, 1-2 बच गए, तो उनका आप एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल करके उनको हटा सकते हो कि इनका ये था तो उनका ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। तो नाना पालकी वाला ने जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला है। संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ, वो चीज किसने बोली है? नाना पालकी वाला ने इंट्रोडक्टरी लेटर बोला है, इंट्रोडक्टरी नोट बोला है, किस चीज को? प्रस्तावना को, भारतीय संविधान का। KM मुंशी ने प्रस्तावना को क्या बोला है? राजनीतिक। ये कीवर्ड्स है जिनको याद रखना है, ठीक है। इनकी लाइनें काफी लंबी लंबी होंगी, लेकिन मैं आपको केवल शॉर्ट में लिखवा रही हूँ इनके कीवर्ड, क्योंकि यदि KM मुंशी की स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो उसमें राजनीतिक कुंडली वर्ड जरूर मेंशन होगा। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली, जैसे कुंडली देखकर हम किसी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य का क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगाते हैं। ऐसे होता है ना एस्ट्रोलॉजी में कि हम कुंडली देखते हैं और व्यक्ति के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से ही मैंने आपको क्या बताया था, यदि कोई प्रस्तावना व्यक्ति कोई पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि संविधान कैसा होगा, संविधान में क्या लिखा होने वाला है, संविधान किस मंशा के साथ, किस माइंडसेट के साथ बनाया गया है। इस तरीके से ही प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली KM मुंशी के द्वारा बोला गया। इसके बाद अर्नेस्ट बारकर ने क्या बोला प्रस्तावना को? अब देखो इंग्लिश क्या है या फिर थिंकर हैं, तो वो क्या बोलेंगे? इन्होंने बोला की नोट। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बुलाया? संविधान का की नोट, मुख्य नोट या फिर मुख्य कथन, ये किसने बुलाया है? अर्नेस्ट बारकर ने बुलाया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लास्ट में बताया ठाकुरदास भार्गव, संविधान की आत्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
संविधान की आत्मा, और एक दो चीज इन्होंने और बोली है, गद्य और पद्य, खूबसूरत गद्य एवं पद्य। ठीक है, संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है? प्रस्तावना का बोला जाता है। यदि यहीं पे मैं आपसे बात करूं कि संविधान का हृदय और आत्मा, ठीक है, एक चीज यहीं पे क्लियर कर लेना, संविधान का हृदय और आत्मा किसको बोलेंगे? संविधान का आत्मा, ये किसको बोला गया है? ये बोला गया है ठीक है, ये किसको बोला गया है? आर्टिकल नंबर 32, आई थिंक इतना विजिबल भी नहीं है, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बोला गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने उस आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है, संविधान की आत्मा पूछे तो प्रस्तावना, संविधान का हृदय और आत्मा पूछे तो आर्टिकल नंबर 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे क्या बोला गया है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा बोला गया है। ये चार चीजें हमने याद कर ली, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मूलभूत आदर्शों का प्रस्तावना में वर्णन है। ठीक है, मूलभूत आदर्श, प्रस्तावना का महत्व हम लोग देख रहे हैं। लास्ट के एक दो पॉइंट्स और हैं। संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रस्तावना का प्रयोग यदि संविधान से संबंधित कोई भी केस कोर्ट के पास आता है और कोर्ट को कुछ भी दिक्कत तकलीफ होती है, समस्या परेशानी होती है कि इस वर्ड का क्या मतलब होना चाहिए, इस चीज का क्या मतलब है, तो उस चीज को समझने के लिए वो प्रस्तावना के आदर्शों का इस्तेमाल कर सकता है। प्रस्तावना में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए माइंड में। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली किसको खोला? प्रस्तावना को बोला, ये मैंने आपको बता दिया। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, संविधान की आत्मा है, ये मैंने बता दिया आपको। संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना का बोला, यह संविधान की कुंजी है। ठीक है, कुंजी है तथा अति सुंदर गद्य एवं पद्य है। ये यहाँ से देख सकते हो, कुंजी वाला वर्ड हमने नहीं लिखा था और इसको भी आप लोग देख सकते हो। बाकी ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा बोला, खूबसूरत गद्य एवं पद्य बोला, संविधान की कुंजी बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा दो और मैंने आपको बताए थे लिखकर, अर्नेस्ट बारकर और नाना पालखी वाला, उन लोगों को भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना का महत्व हो गया। अब ये आ गए महत्वपूर्ण तथ्य। हर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, जो पूरे चैप्टर में जो जो चीजें हमने पढ़ ली उससे ही रिलेटेड हैं, बस कुछ पॉइंटर्स निकाल के आपको दे दिए। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? खुद बताओ इसका आंसर। एक बार किया गया है 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। क्या वर्ड ऐड किए गए थे? SIS, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता दिया। भारत एक गणतंत्र है, गणराज्य है, गणराज्य और गणतंत्र एक ही होता है। इसका क्या मतलब है? भारत के राष्ट्र के प्रधान चुने जाएंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होंगे। संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय जनता के द्वारा, संविधान सभा के माध्यम से। संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारत के लोगों ने खुद को अंगीकृत किया, खुद को समर्पित किया, खुद अधिनियमित किया। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और किसके माध्यम से किया? संविधान सभा के माध्यम से किया। प्रस्तावना नागरिकों की कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग, भारत की जनता भारत की संप्रभु है, अधिकारों का स्रोत है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो।
यही सारी चीजें इंग्लिश में है। हु इज सॉवरन इन इंडिया, हु हैज द अथॉरिटी इन इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये पूछ रहे हैं। सबसे पहली बार ये किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट केस इज केशवानंद भारती केस, ठीक है। किस बाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया, केशवानंद भारती केस। हमने फिर बताया कि संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना में भी किया जा सकता है। ये बात केशवानंद भारती केस में बोली गई थी 1973 में। सोचो 1973 में बोला कि प्रस्तावना को बदल सकते हो, और 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रस्तावना को बदल दिया गया, 3 वर्ड्स ऐड कर दिए गए 3 साल बाद। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। किसने बुलाया था? ठाकुरदास भार्गव ने बुलाया था। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? अब 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़े गए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इसमें दे रखा है। एक और आपको पता है, एक और जोड़ा गया था इनके साथ ही, कौन सा वर्ड था वो? अखंडता, ठीक है, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। आई थिंक बस इतनी ही चीजें इसके अंदर है। बिल्कुल, इस क्लास के साथ हमारा प्रस्तावना का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हैं। मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चीजें डिस्कस करवाई हैं। बीच बीच में जो जो क्वेश्चन बनते जाते हैं वो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती गई हूँ। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है इस क्लास को लेने के बाद? आप लोगों को यदि कुछ भी दिक्कत लगती है तो एक बार जाके क्या करना है, क्लास को वहीं से वापस देखो। यदि रिवीजन करना है तो आपको पैनल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां पे जाके रिवीजन भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट यदि आपके पास है, यदि बुकलेट नहीं भी है तो यूट्यूब से कहीं से भी देखो, जहां से भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को लेकर इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो कि प्रस्तावना से रिलेटेड अब एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको अपने नोट्स में साइड में ऐड कर लो। तरीका तो यही कहता है, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ हमारा पॉइंट रह जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो सकता है आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट मिले जो आपको लगे कि ये हमने नहीं पढ़ा, तो जाकर अपने पॉइंट्स उसके अंदर ऐड कर लो, थोड़ी सी जगह छोड़ के रखो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उस तरीके से अपने विचारों को बनाने की कोशिश करो कि ऐसे ही हमें आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रस्तावना का टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और यदि क्लास अच्छी लगी है तो एक और काम आपको करना है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबको बेनिफिट एक समान होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।